वंस अगेन आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी की इस स्पेशल सेगमेंट में, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो ग्रुप डी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। खासकर हम बात करेंगे विज्ञान के टॉपिक की, मतलब साइंस के टॉपिक की। क्योंकि देखो, अगर हम साइंस की बात करें तो दोस्तों साइंस क्या है, बहुत बड़ा एक महासागर है। लेकिन ग्रुप डी में इस महासागर से क्वेश्चंस नहीं बनते, बल्कि कुछ स्पेसिफिक और बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो टॉपिक कौन से हैं, उनको पढ़ना कैसे है, न्यूमेरिकल लगाना है या नहीं लगाना है, या किन टॉपिक से न्यूमेरिकल लगाना जरूरी है, और कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, ये सभी बातें आज हम इस छोटे से सेगमेंट में करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आरआरबी ग्रुप इन द आरआरबी ग्रुप डी इन द सेगमेंट ऑफ साइंस। ठीक है, तो साइंस के लिए हमें ये पढ़ना है ना, आरआरबी ग्रुप डी के लिए विज्ञान के सबसे जरूरी टॉपिक। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, बैठ जाइए, क्योंकि पार्टी जो है थोड़ी सी लंबी चलेगी, क्योंकि हम डिटेल्ड में चीजों की बात करेंगे, टॉपिक के अंदर के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आपको प्रॉपरली चीजों को समझना होगा कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को आगे लेके जाना है, कैसे चीजों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है डिसाइड करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, राइट। तो इन टॉपिक्स को कैसे मैनेज करें, कौन सा टॉपिक पहले करें, सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेगमेंट की, इस जो है सेशन की। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स को लेके, राइट। तो आपको शुरुआत जो करनी है वो फिजिक्स से करनी है। सबसे पहले फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करना। ऐसा क्यों है, देखो बहुत सारी चीजें ये है कि फिजिक्स पढ़ना थोड़ा आसान है, राइट। फिजिक्स को याद करना आसान है, क्योंकि फिजिक्स में जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपके आसपास के लेवल के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज तो यही है कि फिजिक्स में आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, जो भी आपके आसपास घटनाएं होती हैं। आसमान नीला क्यों है, समुद्र नीला क्यों है, सुबह शाम सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, प्रिज्म से 7 रंग क्यों निकलते हैं, सबसे पहले इसकी खोज किसने की होगी, है ना। हमारे छोटे से रूम में आवाज क्यों गूंजती है, समझ रहे हो। गर्मियों में एसी कैसे काम करता है, सर्दियों में जो जो हेडपंप का पानी होता है वो गर्म क्यों होता है, कच्चे कच्चे मिट्टी के जो घर होते हैं वो गर्म क्यों होते हैं। ऐसे हजारों क्वेश्चंस बनते हैं, हजारों चीजें पूछी जाती हैं, और इन सभी चीजों को हमें एक छोटी सी कॉपी पे एग्जाम्पल के रूप में नोट कर लेना है। तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की पढ़ने की बात करते हैं तो फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम्पल के साथ साथ में जो भी फेनोमेना हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं की थ्योरी, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जब हम एग्जाम्पल की बात करें, आपने एग्जाम्पल तो पढ़ लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता सर क्यों हो रहा है, तो रटने से काम नहीं चलेगा। एग्जामिनर हो सकता है दूसरा एग्जाम्पल पूछ ले, एग्जामिनर अगली बार ऐसा एग्जाम्पल पूछे जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो, लेकिन आपको ये पता है कि ये चीज क्या होती है, तो वो भी आपको उन घटनाओं के पीछे की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज फिजिक्स में क्या याद करनी है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूले। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, अगर वो न्यूमेरिकल है, अगर आपको लग रहा है कि इस न्यूमेरिकल, वैसे तो मैं बता दूंगा कि किस चैप्टर से कौन सा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, उसके लिए अलग से मैंने पूरी स्लाइड बना रखी है कि कौन कौन से टॉपिक न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी आपको कॉपी में न्यूमेरिकल साथ साथ में लिखते जाना है कि यहाँ पर ये न्यूमेरिकल, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आप ढंग से इसको लिस्ट करोगे तो आपको मुश्किल से 20 से 25 के बीच में फॉर्मूले मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा फॉर्मूले है ही नहीं। तो आपको 20 से 25 फॉर्मूले याद करने में कितना समय लगेगा, मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा आपको लगेगा आधा घंटा मान लो, है ना। चलो आधा घंटा नहीं, मैं कह रहा हूं 1 घंटा मान लो। चलो आप बहुत ही स्लो हो तो मैं कह रहा हूं कि आपको 2 घंटा लग गया, लेकिन इस 2 घंटे से आपकी आरआरबी ग्रुप डी में कम से कम 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। कितने नंबर, 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो भाई फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, तो है ना, क्योंकि टोटल क्वेश्चन ही 25 आने हैं साइंस के, तो 10 नंबर अगर आपके यहाँ से पक्के हो रहे हैं तब तो मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 2 घंटे में 10 नंबर मिल गए, क्या बात है। लेकिन वो 20 से 25 फॉर्मूले लिखने में आपको मेरी क्लासेस देखनी होगी। मैंने मोस्टली थ्योरी बना रखी है, क्लास में आप देखोगे तो अगर इसी चैनल पर आप सर्च करोगे या योगेंद्र सर सर्च कर लेना, है ना, साइंस बाय योगेंद्र सर अनअकैडमी, या फिर योगेंद्र सर अनअकैडमी सर्च करना गूगल पे, तो मैं आपको सारे वीडियो मेरे मिल जाएंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप जैसे ही सर्च करोगे मोस्टली चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आपको ये चीज भी सर्च करनी है। आगे चलते हैं, तो फॉर्मूले आपको 20 से 25
फॉर्मूले आपको कॉपी पे लिख लेने, छोटी सी डायरी बना लो, उसी पे लिख लो, है ना। जैसे थोड़ा समय हो जाए, एक वीक हो जाए, 2 वीक हो जाए, फिर से रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा, दिमाग में वो चीजें बैठी रहेंगी। एक छोटी सी कहावत है ना, आपने सुना होगा कि मेरे बचपन में जो है, जो माँ साहब थे, जो टीचर थे, वो कहते थे कि अगर कोई भी चीज आप 10 बार, जब 10 बार पढ़ लेते हो तो वो आपके परमानेंट मेमोरी बन जाती है, हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो ऐसे ही सोच के चलो, ठीक है। तो फॉर्मूले, तो ये फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, घटनाएं और फॉर्मूले। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है हमारे साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नेम। किस साइंटिस्ट ने किस चीज की खोज की है, ये चीज भी बहुत ज्यादा आजकल पूछी जाने लगी है। प्रिज्म से स्पेक्ट्रम की खोज किसने की है ना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की खोज किसने की है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की है, डायनमो की खोज किसने की है। तो ये जो साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट किस चीज की, इन्वेंशन और डिस्कवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप एक बकेट लिस्ट में, जब मैं मतलब 11th-12th में था, तो मैं बकेट लिस्ट, छोटी लिस्ट बनाता था कि चलो मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। और फिर उसी उसी को फिर जब जो चीज मैंने नहीं पढ़ी होती थी, मैं मॉक टेस्ट देता था। मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं बना तो मैं क्या करता था, फिर से एक डायरी पर लिख लेता था कि इस चैप्टर से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। और फिर जब दोबारा मैं पढ़ना स्टार्ट करता था, उसमें सबसे पहले उस टॉपिक को देखता था जहां पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे आप भी बना लीजिए, तो ये लिखते चलिए उसी में, ठीक है। अब हम फिजिक्स के इन चैप्टर की बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है फिजिक्स को लेके। तो सबसे पहला है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यूनिट ये लिख लिया होगा, मुझे लगता है मिटा दिया जाए इसको, लिखने की अब मिटा देते हैं इसको। तो अगर हम यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करें, तो यूनिट मेजरमेंट में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो दोस्तों यूनिट मेजरमेंट में सबसे पहली चीज पढ़नी है आपको एसआई यूनिट। क्या पढ़ना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हर चैप्टर में आपको प्रॉपर्ली चीजें बताता चलूंगा मैं। तो सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है एसआई यूनिट, अलग अलग जो मात्रक है, जो विमाएं हैं, उनकी एसआई मात्रक क्या है, ये चीज पढ़नी है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा इससे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरी चीज जो पढ़नी है वो है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है दोस्तों, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि कुछ कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, इसको कहते हैं विमाएं, कि MLT-2, इस तरीके से आपने देखा होगा यूनिट लिखी होती है, इसे कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की टेक्निक है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर, आप उसको जाकर देख लेना। और अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तब तो कोई टेंशन की बात है नहीं, उसी में मिल जाएगा। लेकिन आपको एसआई यूनिट भी पढ़ना है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी पढ़ना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ड्राइव्ड यूनिट। क्या है, ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, उन्हीं एसआई यूनिट से मिलकर जो नई यूनिट बनाई जाती है उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है। चौथी चीज मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में क्या आ जाता है, मेजरमेंट में आ जाता है आपके इंस्ट्रूमेंट, तो इन्हें हम कहते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं भाई मेरे, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। मैं एक एक डिटेल्ड में चीजें बताऊंगा ताकि आप बिल्कुल इधर उधर ना भटको, क्योंकि आजकल भटकते बहुत हैं। आप पूरी बुक खरीद ली आपने, अब पता नहीं चल रहा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो उसके लिए है, पूरी बुक ना पढ़नी पड़े आपको, सिलेक्टेड पढ़ना पड़े, तो उसके लिए मैंने पूरी लिस्ट बना दी है। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, वेरोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, स्पीडोमीटर का उपयोग, एनोमीटर का उपयोग, वोल्टमीटर का उपयोग, है ना, फेदोमीटर का उपयोग, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पूछा जाता है कहाँ यूज किया जाता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। तो तीन चीजें आपको समझ में आ गई, एक तो है एसआई यूनिट होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ड्राइव यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, और साथ साथ में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ये चीजें आपसे यूनिट एंड मेजरमेंट में पूछी जाएगी, ठीक है भाई मेरे। इतनी चीजें आपको यूनिट और मेजरमेंट में पूछी जाएगी। मुझे लगता है कि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं लाइट को लेके। तो दोस्तों लाइट की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज तो इसमें एग्जाम्पल आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। न्यूमेरिकल का भी छोटा सा पार्ट है, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। अगर हम लाइट की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आता है दोस्तों डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या आता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हिंदी में कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये टॉपिक पूछा जाता है लाइट से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा इसमें स्कैटरिंग से एग्जांपल पूछे जाते हैं, स्कैटरिंग क्या होती है, तो स्कैटरिंग पढ़ लेना एक बार, है ना। तीसरी, यहां से TIR से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। इसके अलावा रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
राइट। रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हिंदी में क्या कहते हैं, स्कैटरिंग को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टीआई मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। ठीक है, ये सारी चीजें इससे पूछी जाती हैं। कैसे? ये सारी सारी लाइट से पूछी जाती हैं। और मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, इसे हम क्या कहते हैं, मिरर और लेंस, ये चीज भी इसी में आ जाती है। लेकिन आई के पार्ट में भी कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, तो ये सारे हमने लाइट के टॉपिक लिख दिए। साउंड में कुछ ज्यादा है नहीं, साउंड कितने प्रकार की होती है, इंफ्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक है, ऑडिबल है, ये बनता है। इसके अलावा साउंड से इको पूछ लिया जाता है कि भाई इको क्या होता है ना। इसके बाद अलावा साउंड से साउंड की स्पीड के बारे में पूछ लिया जाता है कि साउंड की स्पीड क्या होती है ना। ये सब चीजें जो लॉजिक छोटे छोटे क्वेश्चन है ये साउंड से बनते हैं। तो साउंड से बहुत ज्यादा कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, और बहुत ज्यादा जो कोई बहुत ही डीपली बड़ा चैप्टर नहीं है, आसान से चैप्टर है। हीट से देखते हैं, तो दोस्त हीट से तो बेसिक जो चीजें आसपास के जो एग्जांपल, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जांपल को लेके कि हीट में ये क्या चीज होती है, वो क्या चीज होती है। इसके अलावा हीट से स्पेसिफिक हीट पूछी जाती है, हिंदी में कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है? स्पेसिफिक हीट या फिर विशिष्ट ऊष्मा। और एक और टॉपिक होता है जिसे कहते हैं लेटेंट हीट। क्या होती है? लेटेंट हीट। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। तो लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, ये भी आपको याद रखना है। तीसरी चीज समझो दोस्तों, इसी में हीट में ही पूछा जाता है एक्सपेंशन भी पूछ लिया जाता है कि कैसे एक्सपेंड करता है, कैसे एक्सपेंशन होता है ना, कैसे पानी फैलता है, कोई व्यक्ति कोई भी चीज फैलती है। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। लेकिन हीट से न्यूमेरिकल पूछा जाता है कन्वर्जन वाला। कौन सा दोस्तों? कन्वर्जन वाला। टेम्परेचर है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, आपस में कन्वर्ट करो वगैरह। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, अभी मैं जब न्यूमेरिकल पे जाऊंगा तब भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहां से न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से क्या बनता है? बैटरी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, बैटरी और सेल क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, राइट, करंट क्या होता है, उसके बाद ओम्स लॉ क्या होता है ना, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, जिसे हम प्रतिरोधिकता कहते हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं, राइट। इसके बाद में रेजिस्टेंस में ही आपका सर्किट वगैरह आ जाता है, फिर न्यूमेरिकल वगैरह आ जाता है। तो ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें क्या कहते हैं, ट्रेंड में रहते हैं, आप ऐसे समझ लो। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा नेक्स्ट चैप्टर? क्या है? ग्रेविटेशन का भाई। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले तो ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी से न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ सबको पता है, क्या है? न्यूटन्स लॉ। ये इससे क्वेश्चन बनता है, ये क्या होता है? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। इसके अलावा आपने कैपलर लॉ सुना होगा, कैपलर का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपलर लॉ सुना होगा या फिर कैपलर का नियम, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कैपलर लॉ से। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में आपको पता ही है कि भैया 3 लॉ होते हैं, उनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। प्रोजेक्टाइल मोशन, उससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो ये जो लॉज ऑफ मोशन है, इसमें न्यूटन की जो 3 नियम है, वहां से तो आपका केवल एग्जाम्पल आएगा और बाकी न्यूमेरिकल आएगा। इन दोनों के अलावा और कुछ इसमें ज्यादा नहीं बनता है। या तो वो पूछेगा कि आदमी जब चल रहा है, अचानक से आदमी बस में बैठा हुआ है, अचानक से बस रुक जाए तो आदमी आगे की तरफ टेंड कर जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, इनर्शिया, जड़त्व का नियम। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो लॉज ऑफ मोशन से मेनली या तो एग्जाम्पल, 90% एग्जाम्पल, 50-50 है ये, 50% एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और 50% न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, फिर उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड हो गई, तो बताइए इतने समय में उसके त्वरण क्या था, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या था। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्क एनर्जी पावर से प्योरली जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना, इसी जो क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल पार्ट ही ज्यादा रहेगा। क्या बनेगा? न्यूमेरिकल पार्ट ही आपसे 90% जो है न्यूमेरिकल पार्ट पूछा जाएगा, और वो भी मुख्य रूप से बहुत ही आसान न्यूमेरिकल।
या तो न्यूमेरिकल वर्क एनर्जी थ्योरम से होगा, जिसमें ऊर्जा में जो अंतर आता है, काइनेटिक एनर्जी में जो अंतर आता है, पोटेंशियल एनर्जी में जो अंतर आता है, वो कार्य के बराबर होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो या तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर वो कहेगा कि कोई वस्तु है, वो कुछ जा रही है, एक्सेलरेशन से जा रही है, उसमें फोर्स लगा दिया गया, उसने अगर 10 मीटर की दूरी तय की तो वर्क कार्य कितना हुआ, तो हम सीधे सीधे उसके फॉर्मूले में रख देंगे और हमारी बात बन जाएगी। तो कहने का मतलब समझ में आया कि फिजिक्स में हमें इन चैप्टरों से क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर हैं फिजिक्स में, लेकिन पहले आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ये तो मस्त है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये जब ये कंप्लीट हो जाए चैप्टर, तब आप आगे जाइए, फिर आगे सोचिए कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये था हमारा फिजिक्स का पोर्शन। मैंने आपको एक एक करके डिटेलिंग में चीजें बताई है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, अगर न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल किस चैप्टर से पढ़ना है, तो न्यूमेरिकल सबसे पहले तो यूनिट मेजरमेंट से हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, ड्राइव करने को पूछा जा सकता है, राइट, आपसे मैच करने को पूछा जा सकता है, क्रॉस मैच भी दे सकता है, एक तरफ में जो है वो डायमेंशन दे रखी होंगी, दूसरी तरफ में उसकी यूनिट दे रखी होंगी, तो ऐसे ही पूछा जा सकता है। लाइट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मुख्य रूप से फोकल मिरर फॉर्मूला, या फिर लेंस फॉर्मूला, या फिर मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, डायप्टर, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और डायप्टर। एक वस्तु किसी दर्पण से 25 मीटर दूरी पर रखी है, यदि फोकस की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हर आपके जितने भी सेगमेंट्स होंगे वो उन सभी में ये रिपीट करेंगे। चलो आगे देखो, इलेक्ट्रिसिटी में बता चुका हूं, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लेना, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट की का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा ओम्स लॉ पढ़ लेना, V इक्वल टू आई आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर इक्वल टू V इक्वल टू आई, ये पढ़, P इक्वल टू वी आई, ये पढ़ लेना, है ना। किलोवाट आवर कितना होता है वो पढ़ लेना, राइट। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में पूछी जाती है। ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर में हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। वर्क एनर्जी पावर में फिर से आपको बता देता हूं, इसमें दो सेगमेंट में क्वेश्चन बनेगा। एक तो वर्क डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, जिसमें आपको सीधे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाना है, और दूसरा जो है आपसे वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन बनेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रश्न बनेगा, याद रखना ये चीज, वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है केमिस्ट्री का। अब देखो केमिस्ट्री अभी मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, तो आप लोग जो लोग नहीं पढ़ना चाहते वो सीधे सीधे योगेन सर केमिस्ट्री डालें, या फिर योगेन सर फिजिक्स डालें, या फिर योगेन सर अनअकैडमी डालें। आपको मेरे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारा मैंने डिटेल में बना रखा है, आपको कहीं एक्स्ट्रा भागने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपका जो बनेगा वो न्यूमेरिकल तो नहीं बनता है, लेकिन न्यूमेरिकल भी बनता है कहां पर, जब हम बात करते हैं मोल की, मोल कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। अगर मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना है तो डेफिनेटली है यहां पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अदरवाइज 90% केसेस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज पूछी गई है। रदरफोर्ड का गोल्डफल एक्सपेरिमेंट पूछा गया है। सबसे पहली परमाणु थ्योरी किसने दी थी, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। या फिर हो सकता है कि वो कोई एलिमेंट आपको दे दे और कहे बताइए इसका जो जो विन्यास होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो कितना रहेगा। जैसे क्वेश्चन भी एक पूछा गया था 2020 में कि क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे, तो 8 और 2 10 हो गया, बचा कितना 7, तो 2 8 7 इसका क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूछा जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट में कैसे पूछा जा सकता है, मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए उसने कहा कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकाल लेना है, हमारी बात बन जाएगी। तो अगर हम इसकी बात करें, सी में हो गया 12 और ये हो गया 16 दूनी 32, कितना हो गया, ये हो गया 44।
मतलब 44 ग्राम में 44 जो है यूनिट में 44 एटॉमिक मास यूनिट में एक मोल बनता है, तो 88 में कितना बनेगा? 2 बनेगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो जिन लोगों को अगर ये नहीं समझ में आता कुछ भी, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ रखा है, वो मेरी क्लास देख लें एक बार, आपको मोस्टली चीजें केमिस्ट्री में समझ में आ जाएंगी कि मैंने कैसे पढ़ाया, क्या कराया। ठीक है, तो ये तो था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, बोर मॉडल क्या है, सबसे पहला मॉडल किसने दिया है ना, ये सभी चीजें पढ़नी है। एसिड बेस सॉल्ट, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, नो न्यूमेरिकल। इसमें जो पूछा जाता है वो बेसिकली एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, और एग्जांपल भी ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके आसपास चीजें घटित हो रही हैं, जो आपके आसपास पदार्थ मौजूद हैं, उनमें कौन सा एसिड मौजूद है। ये क्वेश्चन मुख्य रूप से एसिड बेस सॉल्ट से बनता है। 90% क्वेश्चन यही पूछा जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड है, अंगूर में कौन सा एसिड है, अमरूद में कौन सा एसिड है, पालक में कौन सा एसिड है, बस ऐसे ही प्रश्न बनते हैं एसिड बेस और सॉल्ट में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में क्या पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूं। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बनते हैं कि कौन कौन सी पीरियोडिक टेबल थी, किस किसने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। न्यूलैंड लेके आए, डोबेनियर लेके आए, है ना, उसमें मेंडलीव लेके आए। अब वो पूछेगा कि बताइए जब डोबेनियर ने जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें क्या था, है ना, क्वेश्चन फ्रेम करेगा कुछ इसी तरीके से। जो न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें कितने एलिमेंट होते थे एक एक रो में, एक पीरियड में, राइट। इसी तरीके से जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई तो उस समय कितने नोन एलिमेंट थे, कितने ज्ञात तत्व थे, तो 63 थे। ऐसे प्रश्न बनेगा। वर्तमान की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी खोज किसने की, उसके फादर कौन कहते हैं, तो मुजलेव कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आपसे वो ट्रेंड भी पूछ सकता है, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स भी पूछ सकता है। ट्रेंड में क्या होता है, किसकी रेडियस ज्यादा है, किसका साइज ज्यादा है, किसका साइज कम है, किसकी वैलेंसी ज्यादा है, किसकी वैलेंसी कम है, एनाइन क्या होते हैं, कैटाइन क्या होते हैं, तो ट्रेंड पूछ सकता है, एनाइन पूछ सकता है, कैटाइन पूछ सकता है। ये सभी चीजें भी पीरियोडिक टेबल का ही हिस्सा हैं और यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। बस समझ में आ गई। तो ये पीरियोडिक टेबल हो गया। आगे चलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखो इसमें क्या है, ये कंप्लीटली एग्जांपल बेस्ड चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल, और उसके यूजेस से रिलेटेड है। एग्जांपल में भी क्या है, यूजेस से रिलेटेड। वो मेटल में पूछ सकता है। मैंने दो बड़े बड़े चैप्टर को आपस में मिला दिया है, तो मेक श्योर कि ये दोनों ही अलग अलग चैप्टर। मेटल में पूछ सकता है कि बताइए ये चीज बनाने में कौन सी धातु का उपयोग करते हैं, मिश्र धातु क्या होती हैं, इस मिश्र धातु में कौन कौन सी धातुएं मिली होती हैं, है ना। या फिर अधातु से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मेटलॉइड कौन सा है इनमें से, और इस अधातु का उपयोग कहां पे करते हैं, ऐसी कौन सी धातु जो सबसे भारी होती है, ऐसी कौन सी धातु जो सबसे हल्की होती है, ऐसी कौन सी धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ऐसी कौन सी धातु जो लिक्विड फॉर्मेट में होती है। ऐसे हजारों क्वेश्चन मेटल नॉन मेटल से बनेंगे। अगर आपको बहुत ही डिटेल में जाना है तो अभी मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ केमिस्ट्री के, उसमें सारे के सारे यही सब चीजें हैं। ये सब चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में बताई है, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू जिसमें आपको 2021 तक के जितने भी प्रश्न हैं उनका वो भी मिल जाते हैं आपको, और आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज फ्यूल। अब फ्यूल क्या है, मतलब ईंधन की बात हो रही है। फ्यूल क्या है, मतलब ईंधन की बात हो रही है। अब अगर फ्यूल की बात करें दोस्तों, तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि वाहनों में जो जो एरोप्लेन है उसमें किस फ्यूल का उपयोग होने लगा है ना, लिक्विड नाइट्रोजन फ्यूल का उपयोग कहाँ पे होता है, ऐसे सबसे ज्यादा फ्यूल जो ऑक्टेन नंबर है वो किस चीज का होता है। इस तरीके से फ्यूल से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसको पढ़ने में मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा। एलॉय एंड ओर्स, ऑलरेडी जिसमें हम मेटल एंड नॉन मेटल में बता चुके हैं इस चीज को। मेटल नॉन मेटल की अंदर ही एलॉय एंड ओर्स का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें अयस्क का नाम पूछा जाता है या फिर एलॉय के अंदर मौजूद एलिमेंट का यानी सॉरी मेटल का नाम पूछा जाता है। ब्रांज में कौन सा है, ब्रास में कौन सा है, ड्यूरेबिलिटी में कौन सा है ना। इसके अलावा आपसे कुछ भी पूछ सकता है जो उसकी इच्छा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होते, इनको भी पढ़ने में मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। इसमें 15 से 20 मिनट लगेगा, है ना। इसको पढ़ने में समय लगेगा, 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि पढ़ने में ही लग जाएंगे, याद करने में तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मेटल है, बहुत सारे नॉन मेटल है। एसिड बेस सॉल्ट पढ़ने में कम समय लगेगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ने में कम समय लगेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने में कम समय लगेगा। एक्सप्लोसिव मुश्किल से 5 या 6 प्रकार के हैं।
तो 5 या 6 प्रकार के एक्सप्लोसिव पढ़ने में मुश्किल से आपको भी 10-15 मिनट लगेंगे। उन एक्सप्लोसिव का फुल फॉर्म क्या है, मोस्टली यही पूछा जाता है। टीएनजी क्या है, टीएनसी क्या है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। टीएनजी, टीएनटी, टीएनटी क्या होता है, टाई नाइट्रोटोलुएन है, टाई नाइट्रोग्लिसरीन है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजी। ये सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की सबसे ज्यादा, कुछ बच्चों के लिए ये एकदम वरदान होता साबित होता है और कुछ बच्चों के लिए एकदम दैवान साबित होता है कि यार बायोलॉजी तो हमसे होती ही नहीं, याद ही नहीं होती है, कितनी भी कोशिश करें ये हमसे याद ही नहीं हो पाती है। देखो दोस्तों, सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, दिमाग के अध्ययन को क्या कहते हैं, कान के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना, पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भाई छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऐसे हजारों स्टडी ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइंस होती है। इससे आपका एक प्रश्न पूछ लिया जाता है तो 1 नंबर यहां से आप हासिल कर सकते हैं। बस इसे याद करना है। थोड़ी लंबी लिस्ट हो सकती है, 40-50 है क्वेश्चन टोटल, बस इसको याद करना है। दूसरा पार्ट है सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू, सेल में 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सेल थ्योरी के बारे में पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले सेल थ्योरी दी वगैरह वगैरह, साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। और दूसरा इसके अंगों का कार्य पूछा जाता है। राइट, क्या है, अंगों का कार्य। ये 2 चीजें यहां पर किससे पूछी जाती हैं, सेल एंड टिश्यू से पूछी जाती है। क्या बताया मैंने, एक तो सेल थ्योरी और दूसरा उसके अंगों का कार्य। पावर हाउस किसे कहते हैं, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइट, सेल के अंदर कौन सी चीज मौजूद होती है जो ब्रेन का कार्य करती है ना। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं इसको लेकर, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है। तीसरा टैक्सोनॉमी, एनिमल और प्लांट करना। क्वेश्चन पूछिएगा कि बताइए जो जो अर्थवर्म होता है वो किस प्लांट किंगडम में आता है, एनिमल किंगडम में आता है, राइट, बन सकते हैं क्वेश्चन। मुलास्का कौन सा जीव आता है ना, ऑर्थोपोडा में कौन सा जीव आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मोस्टली बच्चों को याद नहीं होता। लेकिन मैं आपसे ये बता दूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पूछा जाता है, लेकिन मोस्टली बच्चों को इससे याद करने में बड़ी समस्या होती है। ठीक, ह्यूमन बॉडी। अब देखो ह्यूमन बॉडी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहूंगा पूरी बायोलॉजी में हम पूरे साल यही अकेला टॉपिक पढ़ते हैं। अगर जब भी हम बायोलॉजी को ऑफलाइन बैच पढ़ते हैं, ऑनलाइन बैच पढ़ते हैं, हम केवल इसी को पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले दिमाग, नर्वस सिस्टम। क्या आता है, नर्वस सिस्टम। इसी नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी आ जाता है, तो मेक श्योर कि मैं ब्रेन के बारे में बात करूं। ठीक, दूसरा आता है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन का मतलब क्या हो गया, कंकाल तंत्र। स्केलेटन का मतलब क्या हो गया, कंकाल तंत्र। हड्डियों के बारे में पूछा जाएगा, कहां पर कितनी हड्डियां होती हैं, राइट, हड्डियों की संख्या कितनी होती है ना। हमारी जो सीना है, इसके बीच में जो हड्डियां हैं उसे क्या, स्टेरनम कहते हैं उसको। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी वगैरह वगैरह स्केलेटन सिस्टम में आता है। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है दोस्तों, मतलब हमारा जो संचार तंत्र है, ब्लड के बारे में। तो मोस्टली जो चीजें हैं वो ब्लड से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। आरबीसी संख्या, डब्ल्यूबीसी संख्या, बीमारियां कौन सी होती हैं, अगर आरबीसी कम हो गया तो कौन सी बीमारी होगी, डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो कौन सी बीमारी होगी, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब उत्सर्जन तंत्र, हिंदी में लिख देता हूं मैं, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ में आ गया होगा। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बोले तो पाचन तंत्र, है ना, पाचन तंत्र। तो ये सभी जो है ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स में आ जाते हैं, है ना। हमारा खाना पचता कैसे है। फिर एक और आता है ग्लैंड वाला। क्या आता है, ग्लैंड। ठीक है ना, ये भी ह्यूमन बॉडी में आती है। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह वगैरह, ये भी इसी में आते हैं। तो देखो कितने सारे टॉपिक, हम पूरे टाइम पे यही पढ़ते रहते हैं। स्केलेटन सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, है ना। ये सभी पूरे टाइम पर हम यही टॉपिक पढ़ते हैं और पूरा साल हम यही पढ़ते रहते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी एक चैप्टर है जिसमें 1-2 क्वेश्चन, बल्कि 3-4 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर यही है, लेकिन आपको पूरा समय इसमें नहीं देना है। आपको क्या करना है, पहले जो छोटे छोटे टॉपिक है उन्हें पढ़ लेना है।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सेल एंड टिश्यू पढ़ने में कम समय लगेगा, ब्रांच साइंस पढ़ने में कम समय लगेगा, विटामिन मिनरल पढ़ने में कम समय लगेगा। ठीक है, एक और होता है डिसीजेस, जो मैंने यहां पे नहीं लिखा है, बीमारियां, बीमारियां, इनको पढ़ने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो ये आप पहले पढ़ लो, वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वगैरह वगैरह। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। विटामिन क्या पढ़ने हैं, विटामिन वही भाई वाटर सॉल्युबल विटामिन और प्लांट सॉल्युबल विटामिन, पहले ये पढ़ लेना, फिर उसके बाद मिनरल के बारे में पढ़ लेना, उनसे कौन सी बीमारियां होती है ये पढ़ लेना, उनके केमिकल नेम, रासायनिक नेम क्या है ये पढ़ लेना। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड हार्मोन। प्लांट मॉर्फोलॉजी में कुछ भी नहीं करना, जड़ कौन सा होता है, तना कौन सा होता है, पत्ती कौन सी है, तो बस ये पढ़ना है। ज्यादा आप डिटेल में जाओगे तो क्वेश्चन एक दो आएगा, वो भी आपसे होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि प्लांट बहुत डीपली चले जाते हैं। तो आप ये पढ़ लेना कि उसमें जैसे जो आलू होता है वो तना होता है, जड़ होता है, हल्दी क्या होती है, ये पढ़ लेना। हार्मोन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग ये पढ़ते भी नहीं है। टोटल 5 या 6 टाइप के हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन, 5-6 टाइप के बस, है ना। और उनका कार्य क्या होता है, ये पढ़ने में आपको मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, क्योंकि प्लांट में यही दोनों टॉपिक ही लिए गए हैं और कोई टॉपिक लिया नहीं गया है। ठीक है भाई मेरे, तो ये था बायोलॉजी का पार्ट, जहां से चीजें पूछी जाती हैं, जहां से चीजें बनती हैं। तो अगर आप पढ़ो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको कितना किसमें पढ़ना है। जितना मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप ये कंप्लीट करोगे, उसके बाद किसी चीज पर जाओगे, आगे जाओगे, अदरवाइज कोई उसका फायदा नहीं है। ठीक है दोस्त, अच्छा भाई, अब ये सारे के सारे चैप्टर की अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, सभी चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है, देखो एमसीक्यू तो मैं करवाता हूं क्लास में, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको अभी भी समय है आपके पास ग्रुप डी के लिए, और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करके हम फटाफट फटाफट पूरी थ्योरी पढ़ ले, तो भाई आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एसएससी के सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी सॉरी इंग्लिश मैथ, इंग्लिश मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीएस में सारे टॉपिक मिल जाएंगे, सारे एजुकेटर जितने आप जानते हैं। 30 से ज्यादा बैच हर हफ्ते स्टार्ट होते हैं। अब किसी बैच में एनरोल कर सकते हैं, सारे बैच में भी कर सकते हैं, लेकिन दैट वाज नॉट एडवाइजेबल कि आपने वो सारे बैच एनरोल कर लिया फिर कंफ्यूज हो गए कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। एक दो बैच एनरोल करो, बात खत्म। 300 से ज्यादा क्लासेस एक दिन में होती हैं, तो वो भी एडवाइजेबल नहीं है कि पूरे दिन आप 300 क्लास लेने बैठ गए। 4-5-10 क्लास अपनी जो भी आपने, जो आपके बैच में आती है उन्हें आप पढ़िए। ठीक, 70 से ज्यादा एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। ये सही है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है किसी एजुकेटर से, तो आप वो सब्जेक्ट दूसरे एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं, उसका कोई फीस नहीं है। ठीक, 4000 से ज्यादा रिकॉर्डेड कंटेंट पढ़ा हुआ है, आप चाहो तो दिन रात पढ़िए, है ना, ऑलरेडी इतना मटेरियल पढ़ा हुआ है, आप पढ़िए, खत्म करिए सिलेबस को। ठीक, 200 से ज्यादा प्रैक्टिस, 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने को मिलते हैं। मॉक टेस्ट तो भैया, मॉक टेस्ट इज द की टू सक्सेस, बिना मॉक टेस्ट के काम ही नहीं चलेगा। अब देखो सब्सक्रिप्शन के साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिलता है करने को। अब यहां पर एक सब्सक्रिप्शन का कुछ गाइडलाइन है, जो बच्चे एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो कॉम्बो बैच ले सकते हैं। बम्पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 70% के डिस्काउंट पर आपको मिल जाएगा, 6,660 रुपए का, और इस पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट अभी मिल रहा है, तो आप उसे देख लेना। इसी तरीके से सीईटी का बैच चल रहा है, जिसमें बैंक भी है, एसएससी भी है, तो ये भी आप ले सकते हैं। 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, एडिशनल बेनिफिट है इसमें। भाई 12 महीने का लोगे तो 6 महीने एक्स्ट्रा, 14 महीने का लोगे तब भी 6 महीने एक्स्ट्रा, जो कि 9,180 रुपए का है ना। और अल्टीमेट बैच है, जो कि एसएससी, बैंक, आरबीआई सभी एग्जाम्स के लिए है। आगे चलते हैं। इसके अलावा आप एसएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने फ्री मिलेंगे 5,940 रुपए पर, जिसमें आप कोड डालने के बाद ही अमाउंट आएगा। ठीक, अच्छा अगर ये सब्सक्रिप्शन, अगर आपके पास टैलेंट है और आप चाहते हो कि सारे सब्सक्रिप्शन मुझे फ्री में मिल जाए, तो अपना दिमाग लगाइए, एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाइए, और हर संडे को 12 पीएम पर होने वाले कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट करिए और सब्सक्रिप्शन फ्री में लेके जाइए। 1 से लेके 3 रैंक लाओगे, फ्री में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस कॉम्बैक्ट में 36 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मिनट दिया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सब्सक्रिप्शन रहता है, और ये लाइव चलता है, मतलब कोई इसमें चीटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, इसको एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज करें। कोड क्या है, योगेंद्र, इससे आपको एनरोल करना है इसमें। अच्छा भाई, अब इसके अलावा अगर आप केवल एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो फिर आपके ये प्राइजेस यहां पर दिए हुए हैं।
मंथली ईएमआई पर भी ले सकते हैं। जैसे बचपन में ट्यूशन पढ़ते थे ना हम लोग, कोचिंग करने जाते थे, तो वैसे भी आप 6 महीना 12 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, 6 महीना 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आप क्या कर सकते हैं, ईएमआई ले सकते हैं। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 325 रुपए पड़ेगा महीने के हिसाब से। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो ये आपको केवल 293 रुपए का पड़ जाएगा। यहां पर 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 10% का डिस्काउंट। तो कोड क्या यूज करना है? कोड यूज करना है योगेंद्र, YOGENDR। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सेशन अच्छा लगा है, मजेदार आया है, आपको लगा है कि हाँ आज मैंने एक स्ट्रेटजी सीख ली है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जितने भी नए वीडियो हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें अपने दोस्तों में, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपकी कोई राय है, कोई समस्या है, कोई चीज है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल। देखते रहिए और बने रहिए अनअकैडमी पर। लेट्स क्रैक इट, जुटिए और इस बार फोड़ के दिखाइए। धन्यवाद, थैंक यू।